हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सारी चीजें हम देखेंगे और एक यूनिक तरीके से इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये पार्ट सेकंड है सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक का। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। चलिए तो मैं सेल मेम्ब्रेन यहां पे बना देता हूं। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दिया यहां पे, तो ध्यान से देखना जरा। ये एग्जैक्टली ऐसा है, मुझे थ्रू आउट ना बनाना पड़े इसलिए मैंने ऐसे लंबी लाइन खींच दी है। ओके, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, यहीं पे हम सारी बातें समझ लेंगे। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। कोई पार्टिकल है जो बाहर ज्यादा है। पार्टिकल का नेचर कैसा है बेटा? पार्टिकल के ऊपर बेसिकली चार्ज नहीं है, तो तुम कह सकते हो नॉन पोलर है, और कह सकते हो कि न्यूट्रल है। बाहर हाई कंसंट्रेशन पे है और अंदर इसकी लो कंसंट्रेशन पे है। तो जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जाना चाहेगा क्रॉस करके, तो आराम से क्रॉस हो जाएगा। इसे ही आप कह सकते हो डिफ्यूजन। इसे ही बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई टू लो। कोई एनर्जी लगी तो एनर्जी नहीं लगी। क्या कोई कैरियर प्रोटीन लगा या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगा, तो वो भी यहां नहीं लगा। ठीक है, सीधी सीधी हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रही है। सेकंड पार्टिकल देखते हैं बेटा। पार्टिकल यहां पे है बी और ये भी यहां हाई कंसंट्रेशन पे है, लेकिन इस पार्टिकल के पास चार्ज है, यानी ये क्या है? चार्ज्ड स्पीसीज है। चार्ज्ड मतलब कह सकते हो बेटा पोलर है। अब जब ये क्रॉस करना जाएगा, तो क्योंकि अंदर की तरफ टेल लिपिड की है, और लिपिड जो है वो पोलर को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, तो पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं करने देंगे, तो यह क्रॉस द मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसे अब चाहिएगा एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहां पे ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये पार्टिकल इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से आ जाएगा। इसे बोला जाता है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बेटा। आपको याद होगा पोटाशियम चैनल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पोटाशियम चैनल, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल हो गया। चैनल अगर किसी के नाम के पीछे आ गया, मतलब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रहा है। क्या यहां पर प्रोटीन की जरूरत पड़ी? तो हाँ, यहां पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ी। सीपी मतलब कैरियर प्रोटीन। क्या यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ी क्रॉस करवाने के लिए? तो नहीं, एनर्जी की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। ठीक है, इसके अलावा एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज कहाँ पढ़ते हो? फोटोसिंथेसिस के अंदर। एटीपी सिंथेज के अंदर F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल, इसमें से ये जो F0 पार्टिकल है ये क्या करता है? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही तो करवाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही करवाता है किसका? प्रोटॉन्स का, जिससे इसको एनर्जी मिलती है और ये एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करवा देता है। ओके, थर्ड केस ले लेते हैं भाई। बेटा थर्ड केस में हमारे पास पार्टिकल मान लो C है। बेटा C वाला पार्टिकल चाहे
चार्ज्ड हो चाहे न्यूट्रल हो, दैट मीन्स कि चाहे बेटा पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन बाहर कम है, बाहर लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो इसको भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी और ये क्रॉस करके इस प्रोटीन को आएगा। लेकिन बदले में ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली क्या करेगा, ये एटीपी का खर्चा करेगा, एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर एनर्जी भी लगी और बेटा यहां पर कैरियर प्रोटीन भी लगा। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये जो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है बेटा, इसको पंप बोल देते हैं प्यार से। तो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी भी लास्ट लाइन में लिखती है, जहां सेल मेम्ब्रेन का वो अंत करती है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो पंप अगर कहीं पे भी वर्ड आ रहा है दैट मीन्स कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन किसी को भेजा जा रहा है। तो ये तो तीनों ये हो गए जो कि हमें समझने थे। एक बार के लिए देख लेते हैं। एक पॉइंट होता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन किस किस में आता है बेटा, जब जब कैरियर प्रोटीन यूज में आएगा तब तक सैचुरेशन हो सकता है। तो मैंने बोला कि डिफ्यूजन के अंदर सैचुरेशन नहीं आता, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आता है। क्या चीज है सैचुरेशन? मान लो एक पंप या एक चैनल में से, या फिर मैं बोल दूं कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन लिख देता हूं यहां मैं, एक कैरियर प्रोटीन में से 10 मॉलिक्यूल जा सकते हैं। तो ये 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए बेटा, उसका सैचुरेशन पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो आओ जरा इधर एटीपी कंजम्पशन देख लेते हैं। बेटा एक्टिव में हुआ है, इन दोनों में नहीं हुआ। बेटा कंसंट्रेशन के अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये देख लेते हैं। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें और इसमें जाता है और इसमें अगेंस्ट में जाता है, तो हम यहां क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या फर्क है बाकी इस फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में और ये जो मैंने पढ़ाया उसमें? तो फर्क मैं बता देता हूं बेटा। ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई आयन हो गया, कोई कुछ ऐसा हो गया जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो इनको डायरेक्टली ऐसे ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, जैसे फूड का पार्टिकल हो गया, कोई बड़ा चंक है, तो फिर फैगोसाइटोसिस कराया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, तो बेटा ये इमेजिन कर लो एक सेल, ये है सीएम, चीफ मिनिस्टर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, यहां पे हरे कलर का फूड, सॉलिड है ये बेटा। अगर लिक्विड हो तो पिनोसाइटोसिस हो जाएगा, सॉलिड है इसीलिए फैगोसाइटोसिस है। चलो तो सॉलिड है, अब ये इसकी तरफ मान लो बढ़ाया जा रहा है, सीलिया की मूवमेंट से बढ़ा लो, या फिर सेल खुद इसके पास चल के जा रही है, ये मान लो। बट जैसे तैसे ये करीब आ रहे हैं, तो जैसे जैसे बेटा ये करीब आएंगे वैसे वैसे ये सिचुएशन बन जाएगी। ये जो हरा वाला हमारा फूड है ये यहां पर पहुंच गया, तो ये फर्स्ट मान लो बेटा और ये सेकंड स्टेज मान लो। अब सेल मेम्ब्रेन टूट कर इसी के साथ चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन टूटी और इसी के साथ चली गई।
ओके, सेल मेम्ब्रेन साथ में चली गई, पीछे से भर जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये खाली गड्ढा हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूं तो ये जो बन गया है थर्ड स्टेज पे, ये जो बन गया है इसे हम बोलते हैं बेटा फैगोजोम। इस फैगोजोम को दूर पड़ा लाइसोजोम देख देख कर मुस्कुराएगा। पार्टी हो रही आज, इसमें है बहुत सारे एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये इस फूड के पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है। तो बेटा ये इसकी तरफ बढ़ेगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में यहाँ बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और यहां बेचारा फूड का ये पार्ट। अब फोर्थ स्टेज हो गई। इस फोर्थ स्टेज को क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे फैगो लाइसोसोम्स। देखो बायो के अंदर टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं, इसे ऐसे समझ लो, आप लाइसोसोम के टाइप्स पढ़ते हो, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ये वही चीजें हैं बस। जब तक ये इससे नहीं जुड़ा था ये प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी हो गया, तो फैगोलाइसोसोम। ठीक है, इसे हेट्रोलाइसोसोम भी कह देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जो काम का होगा वो ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट होगा उसे बाहर निकालने के लिए ये वेसिकल जैसा कुछ बन गया। इसे बेटा रेजिड्यूल बॉडी कह देते हैं। ये इसकी तरफ बढ़ा और बढ़ने के बाद में ये इसके मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ। मेम्ब्रेन से फ्यूज होके कुछ ऐसा दिखा, और ये बाहर की तरफ वेस्ट गया। बेटा अगर बाहर वेस्ट जाए तो एक्सक्रीशन, और बेटा अगर कुछ काम का जाए तो सिक्रीशन। कुछ काम का बाहर जाए और एक्सक्रीशन बेटा वेस्ट बाहर जाए। बेटा चाहे काम का बाहर जाए, चाहे वेस्ट कोई सब्सटेंस है वो बाहर जाए, रहेगा क्या? ये रहेगा एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के ही दो पॉइंट होते हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। बेटा इसको अंदर भी लिया गया था, इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर यहां लिक्विड होता तो ये फैगोसोम नहीं बनता, ये पिनोसोम बनता। फैगोसाइटोसिस नहीं कहलाता, पिनोसाइटोसिस कहलाता। तो इस तरीके से बड़े चंक ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वैसे इसने अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो मूव नहीं किया है। सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है उसको क्रॉस करके जाना। सेल मेम्ब्रेन साथ ही में आ रही है इसके। ओके, वैसे इतना बड़ा जो सब्सटेंस है वो ऐसे जा भी नहीं सकते अंदर से। ओके, तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस खत्म होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि फैगोसाइटोसिस में कौन कौन से पॉइंट थे। और यहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हिसाब से पढ़ना है, और कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल कंपोनेंट है, सभी में क्या होता है सेम स्ट्रक्चर वाला होता है, जो कंपोजिशन है उसमें फर्क होता है। ओके, आर्के बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है, ब्रांचिंग होती है, लिपिड की यूनिलेयर है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेल वॉल की। ओके, तो अगर आप अभी तक हैं इस लेक्चर में साथ में, तो आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।